हम बात करेंगे चाइना ताइवान तनाज़े की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका की एक सेनेटर नैंसी पेलोसी ने चाइना का विजिट किया, ताइवान का विजिट किया था। तो काफी मीडिया में शोर उठ रहा था, चाइना भी बहुत नाराज था। चाइना का मौकफ ये है कि चाइना की एक पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी। तो चाइना का मौकफ था कि जी अमेरिका ने इस हमारी पॉलिसी को वायलेट किया, तो इसलिए उसका चाइना और अमेरिका की भी टेंशन बहुत हो गई थी, और चाइना ने ताइवान के गिर्द मिलिट्री मशकें भी शुरू कर दी थी। ये ताइवान है, ये इसका सैटेलाइट इमेज मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तो ये सारा ताइवान, ये यहाँ पे इस साइड पे ये चाइना है यहाँ पे। तो इसका थोड़ी सी हमें हिस्ट्री समझने में आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ वर्ल्ड मैप में। ये वर्ल्ड मैप है, और यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम इसको जूम करें, इस तस्वीर को हम जूम करें, ये देखिए जी, यहाँ पे है ये जो ना, ये छोटा सा आप कह लें, ये ताइवान है, और यहाँ पे चाइना, ये येलो कलर में ये सारा चाइना है। अब देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, ये बाकी कंट्रीज बांग्लादेश, फिलिपाइन वगैरह, और यहाँ पे चाइना है। ये इसकी लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे अगर देखें आप, ये देखिए यहाँ भी है, या ये ताइवान है, ये ताइवान, और ये पूरा का पूरा चाइना। ये देखेंगे यहाँ से ये सारा चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान है। ये देखें हमारी बॉर्डर जो ना, पाकिस्तान की बॉर्डर चाइना के साथ लगी, इसलिए यहाँ भी जो सी पैक का रूट है ना, वो भी इधर को ही है। ये अरेबियन सी है, इंडिया है, यहाँ बांग्लादेश, मुख्तलिफ मुल्क, थाईलैंड वगैरह ये सारे। तो यहाँ पे ये इसकी वर्ल्ड मैप समझ लें कि ये है इस तरह। ये एक और वर्ल्ड मैप, यहाँ पे ये ताइवान है, ये छोटा सा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये ताइवान है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। ये ताइवान की आबादी है, यहाँ पे ताइवान है, ये इसका सैटेलाइट इमेज है। और ये जो ना इसका कह लें कि ये जो इलाका है, ये तमाम हिली एरिया है, यहाँ पे माउंटेनियस कह लें या हिली पहाड़ी इलाके हैं, और यहाँ पे प्लेन्स हैं, ये इसके प्लेन्स हैं, ये इलाका। इसका कैपिटल यहाँ पे ताइपी है। मतलब इसकी कहने का मतलब ये है कि इसकी ज़्यादातर आबादी वो प्लेन्स में रहती है, ठीक है ना। तो इसका हम इस तनाज़े को समझने के लिए पहले हमें इसका हिस्ट्री जानना होगा कि ताइवान क्या है। देखें, ताइवान 239 ईस्वी में मंजरेआम पर आया था। तो इसके जो ना उस वक्त जो बादशाह थे इसके चाइना के, तो उन्होंने अपनी फौज को यहाँ भेजा ताइवान की। ये ताइवान, अच्छा, ताइवान में भेजा एक्सप्लोर करने। कुछ आबादी का ट्रैवल हुआ, ये साउथ जो इसके प्रोविंस हैं, सूबे हैं चाइना की, यहाँ से आबादी आई, तो इसको आबाद हुआ है। एक तो इसमें अट्रैक्शन ये थी कि एक तो फिशरीज का था, दूसरा ये एग्रीकल्चर के लिहाज से फर्टाइल थी। तो ज़ाहिर है मूवमेंट तो वहाँ से होती है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या लोगों की कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो, तो फिर लोग वहाँ पे आते हैं। तो इसलिए ये आस्ता आस्ता खिता आबाद होता गया सारा। फिर 1895 में ये तकरीबन फिर 1683 से 1895 तक तकरीबन ये समझ लें कि 212 साल ये चाइना के ही अंडर रहा पूरा इलाका। उसके बाद 1895 में क्या हुआ कि फर्स्ट एंग्लो जापानीज वार हुई। ये देखें, ये जापान की जंग हुई थी 1895 में। तो 1895 में ये जो ब्लू लाइन है आपको दिखा रहा हूँ, ये है जापान की फोर्सेस की मूवमेंट, जापान की जो आर्मी वगैरह वो रही। यहाँ से जो ना ये जो येलो लाइनें हैं, ये येलो लाइनें हैं कि चाइना की फोर्सेस ने इधर हमला किया था। तो इस तरह ये 1895 को जापान विन कर गया, और जापान ने इस ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया।
ताइवान। तो ये तकरीबन समझ लें कि 1895 से 1945 तक 50 साल तक ये जापान के कब्जे में रहा ये ताइवान। उसके बाद उसके बाद ये देखिए उस वक्त फिर ये चूंकि जापान इतनी बड़ी सल्तनत थी कि उसके अंदर ये इलाके थे ताइवान के, ये इंडोनेशिया, इसके जज़ायर सारे, फिर थाईलैंड, आसाम वगैरह, तो ये कुछ चाइना का इलाका, मंगोलिया के। जापान एक वसी सल्तनत थी, बड़ी सल्तनत, एक दुनिया की पावरफुल मसल समझ लें कि जो ना स्टेट थी। ये 1942 की बात कर रहा हूँ, ये देखें, ये 1942 की है, जापानीज एम्पायर 1942। उसके बाद 1945 आया। 1945 में अमेरिका की और जापान की जंग लगी, जिसे हम वर्ल्ड वार 2 कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ मुल्क और भी शामिल थे, जर्मनी वगैरह उस तरह शामिल थे। तो ये तबाही सारी, ये देखें, ये तबाही सारी जंगे ज़ीम दोम की है। तो जंगे ज़ीम दोम हुई 1945 में। 1945 में फिर ये एटम बम गिरे नागासाकी, हिरोशिमा पर। तो जो उसके बाद जो ना जापान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। तो ये 1945 में दोबारा ये चाइना के पास आ गया इलाका ताइवान का। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसके बाद ये ताइपी, ये ऐसे ये जो ना ताइवान है। तो ताइवान फिर दोबारा चाइना का हिस्सा बन गया 1945 के बाद। यहाँ 1945 में जब चाइना था तो वहाँ पे 2 लीडर थे। वहाँ पे एक सिविल वार शुरू हो गई चाइना के अंदर। एक थे लीडर माओ ज़ेडोंग और दूसरे थे chiang kai-shek, ये दोनों थे। इन दोनों का इनका असर नफूज़ ज़रा जो ना इसका माओ ज़ेडोंग का, ये मैं आपको एक और नक्शा दिखाता हूँ। ये देखिए, माओ ज़ेडोंग का ज़्यादातर असर नफूज़ चाइना पे था। तो chiang kai-shek का ज़्यादातर यानी कि इस इलाके पर जो मैंने लाइन लगाई थी, ये मतलब ये चाइना के साउदर्न जो मशरकी सूबे हैं, मशरकी सूबे और ताइवान का असर, यहाँ पे इनके ज़्यादा फॉलोअर थे। तो ये तकरीबन ये 1949 के बाद है। इनकी सिविल वार चलती रही। इनका माओ ज़ेडोंग का कॉन्सेप्ट था कि ये कैपिटलिज्म के हामी थे। ये माओ ज़ेडोंग ये जो ना वो कम्युनिज्म जो निज़ाम है हुकूमत का, उसके ज़्यादा हामी थे। तो chiang kai-shek का जो कंसेप्ट था वो कैपिटलिज्म था। तो इसलिए इनको ये काफ़ी देर जो उनकी सिलसिला चलता रहा, तनाज़ा चलता रहा। तो बाद में इनको समझ लें कि 1949 में इनको शिकस्त होना शुरू हो गई। तो इनके फॉलोअर ने जो ना मूवमेंट की यहाँ से ताइवान की तरफ। 1.5 मिलियन इनके फॉलोअर जो ना वो यहाँ पे ताइवान में आ गए। तो यहाँ पे इन्होंने ताइवान में अपनी हुकूमत बना ली। 1949 में अपनी हुकूमत बना ली। इनका दावा ये था कि हम ही ये जो साहब है ना, इनका दावा था कि हम ही पूरी चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुकूमत करने लगे। फिर 1949 में यूएनओ में इनकी मेंबर भी ये इनकी मेंबरशिप मिल गई। तो पूरी दुनिया ने तस्लीम कर दिया कि ये chiang kai-shek ही रिप्रेजेंट करते हैं चाइना को। तो इसलिए ये 1949 से 1970 तक ये मेंबरशिप रही चाइना में इनकी। जब इनकी फिर 1970 के बाद लोगों ने, दुनिया के दूसरे मुल्कों ने समझना शुरू कर दिया कि जी ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सही रिप्रेजेंटेशन दूसरे चाइना के, जो बड़ा चाइना है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो 1971 में फिर ये चेंज हो गई। यूएनओ में इनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई chiang kai-shek की, और इनकी शुरू हो गई इन साहब की। तो इसको मतलब जो ना रिपब्लिक ऑफ ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना की मेंबरशिप शुरू हो गई। उसके बाद 1978 में चूँकि चाइना ने काफ़ी अपनी वो इकॉनमी भी ओपन कर दी थी, तो इस तरह दुनिया का ज़्यादातर झुकाव वो चाइना की तरफ हो गया। 1979 में फिर USA और चाइना के जो ना डिप्लोमेटिक एक रिलेशन शुरू हुए। तो इस तरह ये शुरू बाद में चला। तो अभी भी इनका कॉन्सेप्ट यही है ताइवान का, और इनका कॉन्सेप्ट यही, ताइवान में अभी भी
यही है कि चाइना को रिप्रेजेंट हम करते हैं, हम हमारी हुकूमत होगी। तो ये एक दो नज़रिए हैं जिनका टकराव है, उस वजह से ये तनाज़ा है। तो चाइना ये कहता है वन चाइना पॉलिसी का, इसका कंसेप्ट ये है कि जो दुनिया का जो भी मुल्क वन चाइना पॉलिसी पे अमल करेगा, उसी को अंडरस्टैंड करेगा, वही उसके साथ ही चाइना रिलेशन रखता है। अगर कोई समझता है कि ताइवान एक अलग मुल्क है, चाइना का अलग मुल्क है, तो चाइना नाराज होता है, चाइना उसके साथ रिलेशन नहीं रखता है। तो इस तरह ये तनाज़ा एक्चुअली यही है। अब ताइवान का देखें, आपके ताइवान में ये ताइवान है, ताइवान यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये ताइवान है। तो ताइवान का टोटल रकबा जो ना 36,000 किलोमीटर है। 36,000 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर से मुराद जिस तरह पाकिस्तान में का एक गुजरात डिवीजन है, वो तकरीबन उसके बराबर ही है। लेकिन इसकी आबादी 4 करोड़ आबादी है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये बहुत गुंजान मुल्क है। देखें ये इसकी आबादी है, इस तरह इसकी हाउसिंग का ये देखें, ये इसकी बहुत गुंजान आबादी है, 4 करोड़ आबादी है, सिर्फ 36,000 किलोमीटर का। लेकिन इसका ये फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली ये मजबूत मुल्क है, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है 32 अरब डॉलर, जबकि सिर्फ ताइवान का एक्सपोर्ट है ना वो 102 अरब डॉलर। तो ये सिर्फ अमेरिका हुई कोई एक्सपोर्ट करता। तो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली ये एक स्ट्रांग मुल्क है, इसलिए ज़ाहिर है इसलिए यूएसए भी यहाँ पे आता है। तो यूएसए को सेकंड, ये दूसरा ये भी है कि चूंकि इकोनॉमिकली यूएसए अब वीक जा रहा है, तो चाइना सुपर पावर बनता जा रहा है। तो फिर यूएसए को ये है कि ताइवान के साथ हमारे टाइज स्ट्रांग हो, ताकि उसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए कोई हमें उसकी सराउंडिंग में कोई मुल्क मिल जाए। तो ये इशू है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। तो तनाज़ा भी यही है। उम्मीद है आप दोस्तों को इस तनाज़ा समझ आ गया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।